नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज जीके जीएस वाले अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस अभी तक करा रहे थे। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ और साइंस का भी पोर्शन प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जैसे बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन, हेडमास्टर में आया हुआ या टीचर वाले पोर्शन में आया क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम एक एक करके आपको कराएंगे और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला जो प्रश्न देख रहे हैं, ऐसा एक ना एक क्वेश्चन आपके टीआरई 3 में भी हर बार देखने को मिलता है, जहां पर आपको अक्षरों से संबंधित कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इस तरीके पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि डायरी में टोटल कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 अक्षर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये भी देखना होता है कि कोई भी जो अक्षर है वो रिपीट कितनी बार हुआ है। यहाँ पर तो देखेंगे डायरी में डी जो है वो केवल एक ही बार आया है, इसी प्रकार आई केवल एक ही बार आया है, ए भी एक ही बार आया है, मतलब इन पांचों में कोई भी रिपीट भी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो जितने अक्षर है उतना ही फैक्टोरियल आपका लगा देते हैं। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, मतलब यहीं से घटते हुए क्रम में आप ये वैल्यू लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस इसको गुणा कर लीजिए तो 5 चौको 20, 3 60 और 60 दूनी 120। 120 आपका आंसर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। अगर रिपीट होते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, आगे क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 24 दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 120 आंसर आएगा, यानी आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 44 है, 52 है, 58 है, इधर 44 49 37 है। आपको ऐसे ऐसे भी चेक कर लेना है कि किसी प्रकार का कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, और ऐसे भी चेक कर रहे हैं। तो 44 से 58 में ना चेक करके यहाँ पर हम 44 से 37 में चेक करते हैं। 44 और 37 अगर इनको हम जोड़ दें तो 49 से तो थोड़ा बहुत दूरी हो जाएगी। अगर हम इसको घटा दें, यानी 49 से 37 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 37 38 39 40, 4 इधर 3 हो गया, उधर 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, यानी कुल मिलाकर के इन दोनों को आपस में घटाने पर 7 आपका जो है वो निकल करके आएगा। एरो बना करके लिख देते हैं। जो घटाने पर वैल्यू आई है उसको 49 बनाना है तो हम 7 से गुणा कर सकते हैं, तो 49 आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। अब अगले में चेक करिए, यहाँ सबसे नीचे वाले में, तो 58 और 53 में कितने का डिफरेंस है, तो 53 और 58 में 7 का डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर 7 नहीं 5 का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पर आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है, आपने ऊपर क्या किया था, 7 से गुणा किया था, मतलब यहाँ भी 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जिससे मनाया उससे गुणा कर दिया। यहाँ पर तो आपने चेक किया कि 7 से गुणा करने पर 49 आ रहा था, तो यहाँ पर भी 7 से गुणा करने पर क्या बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो 35 आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी ऐसा मिल रहा है। यानी बीच वाले में भी आपको यही काम करना है कि 52 और 41 इसमें आपको निकाल लेना है सबसे पहले डिफरेंस। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 21 आपका एक हासिल लिया तो 11 बचेगा। तो यहाँ पर 7 से वापस से गुणा कर देना है। ये 2 से 1 घटाए 1, 5 से 4 घटाए 1, तो यहाँ पर कितने से गुणा करना है, 7 से, क्योंकि यहाँ भी 7 से गुणा किया था, यहाँ भी 7 से गुणा किया था। तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। इन केस अगर नहीं है 77, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये ना हो कि आप कहें कि शायद आपका लॉजिक गलत हो। अगर लॉजिक 2 में फिट बैठ रहा है तो मतलब तीसरे में भी उसी के अकॉर्डिंग आप कर लें। लुप्त संख्या यहाँ पर कह रहा है बतानी है, अगर दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए। 15 फिर 20 है फिर 32 है। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 20 और 32 में कितना डिफरेंस है, 20 से 30 यानी 12 का डिफरेंस है। अब आपको ये जो डिफरेंस है ना, इसमें एक पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। 32 से 62 में देखिए, तो 32 से 42, 42 से 52, 52 से 62, यानी 30 का डिफरेंस है। कई बार डबल सीरीज भी हो जाती है। 62 से 118 में देखेंगे तो यहाँ 5 आया, फिर 12 आया, 30 आया, यहाँ पर कितना आएगा डिफरेंस, 56 आएगा। और 118 से 248 में देखेंगे तो कितना आएगा, 130 का डिफरेंस आएगा। अब आपने देखा कि 5 आ रहा है, 12 आ रहा है, 30 आ रहा है, 56 आ रहा है, ये क्रम से तो चल नहीं रहा है।
परंतु आपको ये भी देखना है कि क्या इनमें भी आपस में कोई डिफरेंस है या ये कोई पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर अगर यहाँ आया तो अगले में 3 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 12 है, यानी प्लस 3 जोड़ेंगे तब 12 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3। यानी जितने का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें आपका यहाँ पर अगर 1 था तो यहाँ पर 2 बढ़ गया, यानी आगे 2 और फिर से बढ़ जाना चाहिए। तो 30 के लिए क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25, और आपका 5 यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर इस बात को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया है तो संख्या भी 3 ली गई है, 5 का स्क्वायर किया गया तो संख्या भी 5 ली गई, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा, आगे ऐसा नहीं है। जैसे 56 को क्या लिख, यहाँ 5 का स्क्वायर आ चुका है, यानी अगला 6 का स्क्वायर आएगा प्लस, पर आप यहाँ पर 5 और आगे जब बढ़ेंगे 56 लाने के लिए तो नंबर बहुत ज्यादा दूर है, इससे आपको समझ में आ रहा है यहाँ 6 का स्क्वायर नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करके अगर आप देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 और 56 में अगर आप देखेंगे तो 7 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा। यानी 2 का स्क्वायर फिर 3 का फिर 5 का 7 का, मतलब एक हिसाब से आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, तो क्रम भी आपको समझ में आता जाएगा। अब 56 हो गया, उसके बाद अगला 130 वाले को देखिए। 130 के लिए यहाँ 7 का स्क्वायर आ चुका है, मतलब अगला 9 का स्क्वायर आएगा कि 11 का आएगा। अब दोनों को चेक कर लीजिए, अगर विषम संख्याएं आ रही होती तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 नहीं होता, यानी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं ही चल रही हैं। यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 आ जाएगी। 11 का स्क्वायर 121, और उसमें 9 जोड़ेंगे तब आपका 130 के बराबर पहुंच जाएगा। यानी अब अगला जो 248 से आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 11 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 13। 13 का स्क्वायर और प्लस आपका 11। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई कि आप यहाँ पर जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वही नहीं जोड़ रहे हैं। आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर रहे थे तो 3 जोड़ रहे थे, 5 का स्क्वायर 5 जोड़ रहे थे, 7 का 7 जोड़ रहे थे, पर आगे क्या है, 11 का स्क्वायर अगर 11 जोड़ेंगे तो वो आपका 130 से ज्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी ये सीरीज फॉलो हो रही है, 1 फिर उसके बाद 3, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 7, फिर आपका 9, फिर आपका 11। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न देखने में आपको कठिन लग सकता है, पर आप जब करने लगेंगे तो हर चीज आपको सरल लगेगी। और कोई और भी एक ही क्वेश्चन को, रीजनिंग का सीन ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में फास्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, मॉन्क को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो गाइड को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखेंगे तो जो फास्टर को लिखा जा रहा है, एफ के लिए जो कोड है वो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू 2 लिखा है या 22 लिखा है, 22 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4, कुछ नंबर एक एक सिंगल डिजिट वाले भी हो सकते हैं, मतलब बाकी सब डबल हैं, तो 22 इसका नंबर जो है वो हो सकता है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर आपको इजोटी पता है, EJOT, तो टी जो आपका आता है तो वहां से तो आपका एफ बहुत दूर है, यानी ये एफ जो लिखा है ये 22 इसकी प्लेस वैल्यू ना होकर के इसका अपोजिट हो रहा होगा। तो एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट देखेंगे तो FOUR ट्रिक होती है, तो यू अपोजिट होता है, और एफ के अपोजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? वो 21 होती है, और यहाँ पर 22 लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट वैल्यू करके उसमें एक जो है वो जोड़ा गया है, तब जा करके 22 यहाँ पर आया है। अब जैसे ए को चेक करते हैं, ए के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो ए के लिए प्लेस वैल्यू आपकी 1 होगी, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाए, यानी यहाँ पर ऐसा अपोजिट नहीं किया गया, पहले वाले में अपोजिट किया गया, पर दूसरे में बिना अपोजिट के उसकी प्लेस वैल्यू में ही सीधे 1 जोड़ने पर आपको 22 के बाद वाला नंबर यानी कि 2 आपको प्राप्त हो रहा है। अब एस में क्या करेंगे? मतलब यहाँ पर फिर से विपरीत क्रम लगाएंगे, तो एस का अपोजिट और उसमें 1 जोड़ेंगे तब जाकर के आपका अगला नंबर प्राप्त होगा। तो एस के लिए आपका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? PQRS। एस के लिए वैल्यू आपकी निकल करके आती है 19, और 19 का अगर देखेंगे तो अपोजिट कितना निकल करके आएगा? तो आपका निकल करके आएगा 8, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, जो कि 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे तो टी की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, तो यहाँ पर 21 जो है वो लिखा हुआ है।
इसी प्रकार ई आर को भी चेक कर लेंगे। ई के लिए आपकी प्लेस वैल्यू 5 पर उसका अपोजिट होगा 22 और 22 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। इसी प्रकार आर, आर के लिए अगर देखेंगे तो जो वर्णमाला क्रम है उसमें आपका नंबर आता है 18वें नंबर पर और 18 में एक जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 19 दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा एक लाइन में ये है कि यहाँ पर जो लेटर लिखे गए हैं सबसे पहले एक बार में केवल उनके अपोजिट वर्ड में एक जोड़ा गया है और एक डायरेक्ट उनकी प्लेस वैल्यू में जोड़ा गया है। जिनको ये सब नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या है उस चीज को समझिए, तो एबीसीडी जो लिखते हैं वो किस क्रम से आती है। जैसे एक को मैं एग्जांपल तौर पर बता देता हूँ, जैसे ए जो है वो पहले नंबर पे आता है ए टू एबीसीडी में, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई। अब ए के अपोजिट नंबर पे कौन सा आता है, तो आप अगर देखेंगे टोटल 26 अल्फाबेट है तो उसमें आधा हाफ कर देंगे 13 तो ए के अपोजिट में आपका जेड हो जाएगा। इसी प्रकार बी के अपोजिट में आपका वाई हो जाएगा। ऐसे ही आपका उधर दोनों के आपस में अपोजिट आपको रटे होने चाहिए। तो वही यहाँ पर चल रहा है क्रम, एक बार प्लेस वैल्यू एक बार अपोजिट में एक एक जोड़ा गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं गाइड को क्या लिखा जाएगा। तो गाइड के लिए प्लेस वैल्यू है इसकी 7, 7 का अपोजिट हो जाएगा 20 और 20 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 21। यानी क्या आ जाएगा सबसे पहले 21, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। चाहे तो आप बाकी ऑप्शन चेक करें या ना करें, बी वाला ऑप्शन ही होगा, परंतु इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है तो इसलिए आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। पर आंसर आ गया तो स्वयं से आगे चेक कर लीजिएगा, मैंने तरीका आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं क्या होंगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और कितना दे रखा है 30 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना दे रखा है 26 दे रखा है। अब हम इसमें कोई समीकरण 1 2 ना मान करके अगर डायरेक्ट ऑप्शन से ही यहाँ रख करके देख लें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 10 और 3 को गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 5 छक्के 30 आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि पहली वाली शर्त पर तो तीनों ही ऑप्शन फुलफिल्ड हो रहे हैं। दूसरे पे चेक करना पड़ेगा आपको। 10 और 3 को यहाँ रखिए तो 10 3 हो जाएगा आपका, जोड़ने पर 13 और 13 का दुगना कितना हो जाएगा 26, यानी पहला तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। दूसरा देखिए 6 5 होगा 11 और 11 दूना 22, यानी 26 के बराबर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखिए तो 15 और 2 जोड़ेंगे 17 और 17 दूना ज्यादा निकल जाएगा 26 से, यानी ये ऑप्शन भी कट गया। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपकी यहाँ पर आप फॉर्मूले में डायरेक्ट रख करके देख सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है और जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। यदि वो 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, दुकानदार अगर 10% की छूट दे रहा है और किसी पर कोई वैल्यू कोई भी आपका प्रोडक्ट है उस पर 400 रुपये प्रिंट हो रखा है ऑलरेडी, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा 400 गुणे 10 बटे 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो 40 आपका बच जाएगा। यानी कि अगर आप इस 400 में से 40 को घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 360 रुपए हैं, जो कि छूट देने के बाद जो दुकानदार जो है सामान बेच रहा है। परंतु यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 10% वो जीएसटी भी ले रहा है इसी में ही 360 में, 10% सीधे 110% इसी का निकाल दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 का 110% अगर निकालेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 36 गुणे 11 करेंगे तो आपका यहाँ पर 396 रुपए निकल करके आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे 5 को रखा गया है तो सांसद रखा गया सबसे पहले, इस ऑप्शन में 4 प्रधानमंत्री को रखा गया और इस ऑप्शन में राष्ट्रपति को रखा गया। अगर बड़े पद के हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रपति सबसे बड़े पर है, यानी सी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बाद आपको कौन देखने को मिल रहा है, उपराष्ट्रपति, यहाँ भी सही है। फिर सी ऑप्शन में 4 नंबर यानी प्रधानमंत्री, ये भी सही है। फिर उसके बाद अध्यक्ष है और उसके बाद सांसद है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल फुलफिल्ड हो रहा है। ये आपका पदाधिकारी को उनके पद के अनुसार उच्च पद से निम्न पद की ओर जो है वो अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट देती है, और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग जो है वो क्या होगा।
अब इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, एक्स मान करके उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू कर देते हैं। हमें ये काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको कैसे और बेहतर से बेहतर सरल से समझा जा सकता है। मान लीजिए 100 रुपए आप कमाते हैं, तो रईसमा की अपनी संपत्ति कितनी है, 100 रुपए। अब वो कह रहे हैं एक चौथाई एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है, तो इस 100 रुपए का एक चौथाई कितना होता है, एक चौथाई मतलब 25 रुपए। तो 25 रुपए वो क्या कर रही है, दान दे रही है। ठीक, बचा अब कितना, तो 75 जो है वो अब बचा। अब ये कह रहे हैं कि बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट रही है। अब 3 में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, 25 25 25, इसी में तो बटेगा। तो आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना है। अब ये 100 रुपए में से 25 25 मिल रहा था, तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है एक चौथाई हिस्सा उसका मिल रहा है। संपत्ति का भाग पूछा गया, संपत्ति का भाग मतलब उसकी संपत्ति 100 थी ना, तो इसी 100 का कितना है, 25 25 25, 4 ही भाग होते हैं, तो एक चौथाई मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा सही होगा, गलत पूछा गया है, सही नहीं कह रहा है, कौन सा यहाँ पर गलत होगा। देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, क्यों, क्योंकि वर्ग और समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो पहला तो आपका यहाँ पर सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, क्यों, क्योंकि इसका एक प्रत्येक आंतरिक कोण आयत की भांति 90 डिग्री पर जो है वो होता है, तो ये भी आपका सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए आप कहेंगे कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। इस तरफ टिक लगाएं, उधर हमने तो आंसर पे टिक कर दिया, कि कहने का मतलब है कि ये भी कथन सही दिया गया है। प्रश्न में गलत पूछा गया था, यानी इनमें से कोई भी गलत यहाँ पर जो है वो नहीं है, ई वाला इनमें से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ सदस्य हैं जिनके एक परिवार में बी कहता है, ये हमने चार्ट ऑलरेडी लगा दिया है ताकि यहाँ पर समय थोड़ा बचाया जा सके। तो कुछ सदस्य हैं उनके एक परिवार में बी कहता है, बी यहाँ पर जो है वो है, कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। आर ये है और इसकी बहन बी की बहन ए है, तो कह रहा है कि आर जो है वो मेरी बहन ए इसकी पुत्री है, तो ए की पुत्री आर हमने यहाँ पर दर्शा दिया। जितनी चीजें हम बताते जा रहे हैं केवल इसी पे फोकस करिएगा। जो टी की इकलौती पुत्री है, तो जो टी की इकलौती पुत्री है मतलब इसी ए की बात की गई है, तो टी की इकलौती पुत्री जो है वो ए है। आगे एक्स टी और जेड की संतान है, टी हमने भी बात की, तो एक्स जो है ये टी और जेड की संतान है, संतान का मतलब ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। आगे जो एच की दादी या नानी है, तो एच यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और ये बात की गई है इसी टी को लेकर के, और नानी या दादी है मतलब एक जनरेशन से और नीचे आप जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर पुत्र के जरिए अभी दर्शाया गया। वैसे इस चीज पॉइंट को भी आगे और देखेंगे, तो यहाँ पर यह है कि के एम की माँ है, के एम की माँ है, जो कि एच की इकलौती बहन है। एच के बारे में भी जो बताया, इसी की ये इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है, ये साइड में जो है इसका कोई अविवाहित है, इसके साथ कुछ नहीं आपको बनाना है। और यदि एस ए की जीवन साथी है, एस ये ए की जीवन साथी यानी पत्नी है, तो के का एस से किस प्रकार से संबंध होगा। तो यहाँ पर पूछा किसका किससे संबंध गया है, के का एस से संबंध पूछा गया। यहाँ पर पत्नी बहन पत्नी इस तरीके से आएगा, तो आंसर यहाँ पर बहनोई या देवर या साला की पत्नी इस तरीके से आपका निकल सकता है। ये क्वेश्चन जो आपका आया था ये बीपीएससी प्री 2022 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक कुत्ता भी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो पूछा यह गया है कि रेलगाड़ी कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी। चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और लाइक जरूर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हम कोशिश करेंगे आगे भी मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं धीरे धीरे कराते रहें। बस लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। 11 प्रश्न में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रेलगाड़ी की यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, 140 किलोमीटर, मीटर जो है, किलोमीटर नहीं, 140 मीटर जो है वो दे रखी है। उसके बाद रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है।
कुत्ते की जो चाल दे रखी है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो अगर हम रेलगाड़ी के द्वारा ये निकालें कि कुत्ते को वो कितने टाइम में पार कर लेगा, समय, तो समय बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय अगर एक तरफ कर लेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक। तो रेलगाड़ी द्वारा कुत्ते को पार करने में जो लगा समय है, ये निकालने के लिए पहले कुल दूरी रखेंगे। तो दूरी कितनी, 140 है, बटे चाल कितनी है। तो एक तो चाल आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो रेलगाड़ी की अलग से चाल है, और जो कुत्ते की चाल है वो 18 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को पार करने की बात की जा रही है। यानी कि आप क्या कहेंगे, 60 माइनस 18, और किलोमीटर प्रति घंटा में तो दे ही रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बाकी जो वैल्यू है 140 वाली, ये मीटर में दे रखी है। इस चीज को आपने गौर किया, तो इसलिए 100, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यानी हम 1400 को, 1400 नहीं, 140 को ऐसे रहने देते हैं। 60 में 18 घटाएंगे तो 42 बचेगा, और 42 को अगर चेंज करेंगे तो 1000 बटे 3600। या तो डायरेक्ट आप वो भी कर सकते हैं, 5 बटे 18 वाला जो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो बटे वाली वैल्यू ऊपर ले जानी पड़ेगी, या तो डायरेक्ट जीरो से जीरो काट दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या आएगा, 140 आएगा, 36 ऊपर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड में 36 आ जाएगा, बटे में आपका 42 आ जाएगा, और गुणे में आपका 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आपका यहाँ से निकल करके सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। तो कुछ नहीं आपको करना था, केवल इतना ही समझना था कि कौन सी वैल्यू जोड़नी है घटानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन ये घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित की जाती है तो सही समय क्या होगा। देखिए, घड़ी टोटल 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ रही है, ठीक। और यहाँ कितने बजे सेट की जा रही है, 6 बजे सेट की जा रही है। यानी अगले दिन जितना एक्स्ट्रा बढ़ी है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल घंटे देखिए कितना है, 6 बजे से लेकर के अगला दिन का 11 बजे। ये जो 6 बजे है वो आपका एएम का टाइम है, सुबह का समय लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, पूर्वाह्न, यानी कि ये भी एएम का टाइम है। तो 6 बजे से अगले दिन की सुबह 6 बजे तक कितना घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। और यहाँ से 6 से 11 के बीच में कितने हो गए, तो 7, 8, 9, 10, 11, यानी टोटल आपके 29 घंटे आपके हो गए। यहाँ से आपका टोटल कितना निकल करके आया, 29 घंटे। अब इस 29 घंटे में क्या बात हो रही थी कि 10 मिनट 24 घंटे में बढ़ रहा था, 29 घंटे में कितना बढ़ा होगा, उसके निकालने के लिए जो घंटे टोटल आपने निकाले 29, और कितने मिनट बढ़ रहा था 10, और डिवाइड कर दीजिए आप 24 से, उसी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लगभग 12 मिनट निकल करके आपका आ जाएगा। अब समझ में आपको ये आया होगा कि यहाँ पर जो घड़ी दिखा रही थी वो कितने बजे दिखा रही थी, 11 बजे टाइम दिखा रही थी। पर ये एक्चुअल टाइम कितना हुआ होगा, 12 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही थी ना, तो 12 मिनट पीछे चले जाएंगे। यानी 11 बजे में से आप 12 मिनट पीछे जाने पर क्या हो जाएगा, समय जो आएगा वो 10 बजकर 48 मिनट जो है वो निकल करके आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है, कोई थ्योरी वाला रटा रटाया वाला टाइप नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो घड़ी की जो सुई होती है, एक फॉर्मूला भी होता है जिससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ही बता देते हैं क्योंकि अगर अदर कोई टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 30, बराबर लिखा हुआ है, थीटा बराबर 30 H माइनस 11 M/2। अब यहाँ पर जो H है वो घंटे के तौर पर जो दी गई होती है वैल्यू वो हो जाएंगी, और M मिनट के लिए होती है। यहाँ पर जो पूछा गया है, ये थीटा की वैल्यू आपकी नहीं दी गई, पर आपको ये पता होना चाहिए, कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, मतलब एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर 30। एच की वैल्यू कितनी है, 5 और 6 के बीच पूछा गया है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो पहले वैल्यू रहेगी वही एच के तौर पर निकल के आ जाएगी, माइनस मिनट वाली वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो 11 गुणे
m बटे 2। 5 दिया 15 यानी 150 हो जाएगा। ये 150 माइनस का उधर चला जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा, यानी 150 बराबर 11 गुणे m बटे में 2। ये 2 उधर जाकर के 150 में गुणा हो जाएगा, यानी 150 दूना 300 हो जाएगा। 300 बराबर 11 m हो जाएगा। m की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी m बराबर 300 बटे 11 हो जाएगा। और 11 कितनी बार में जाएगा, तो 11 दूना 22, देखिए 11 का नाम 11, 11 दूना 22, यहाँ पर 8 बचेगा, उधर चला जाएगा 8 यानी 80 हो जाएगा, यानी 7 बार में जाएगा। अब 27 करके ऑप्शन में है और सही सही भी बच रहा है, तो यही होगा आंसर 27 सही 3/11। बाकी निकाल भी सकते हैं, 3 सही शेष बचेगा, बटे में आपका 11। तो इससे अगर आपको कुछ और पूछा गया थीटा, वैसे ज्यादातर थीटा पूछा जाता है, इसमें एच और एम की वैल्यू आपको देखने को मिलती है, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल और सुमन मिल करके किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। जिसे अनिल अगर करे अकेला तो 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेला ये काम करना पड़े कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर अनिल को बना देते हैं और सुमन को लिख देते हैं, और ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। इनके एक दिन के काम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसे अनिल और सुमन मिल करके किसी काम को 12 दिन में अगर कर रहे हैं मिल करके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/12 एक दिन का। वहीं अगर अनिल को देखेंगे तो अकेला कितने टाइम में काम कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और एक अकेला मतलब ए अकेला अगर पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो ए अकेला एक दिन में करेगा 1/20 भाग। अब दोनों मिल करके आपको पता है, ए अकेला पता है, इनको आपस में घटा दीजिए तो आपका सुमन का निकल आएगा। तो सुमन का अगर निकालेंगे एक दिन का वर्क, तो 1/12 दोनों मिल करके कर रहे थे, और 1/20 जो ए अनिल अकेला कर रहा था, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/30 भाग आ जाएगा। 1/30 भाग ये है इनका एक दिन का, पर अगर पूरा काम बात करेंगे तो ये पलट जाता है, यानी 30 दिन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी हैं जो दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। देखिए विद्यार्थियों की टोटल संख्या 55 दे रखी है, जिसमें से क्रिकेट की जो संख्या है वो आपकी 34 है, बैडमिंटन की जो संख्या है वो 26 है, और बैट कह रहा है बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, और बैडमिंटन दोनों खेल, यानी आपको करना ये है कि 34 प्लस 26 और टोटल में से घटा दीजिए 55 में से, कितना आएगा, यहाँ से निकल करके आएगा 5। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये जो आपने निकाला है इसका मतलब ये है कि बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के तौर पर, क्योंकि यही बता रहा था ऊपर प्रश्न में कि प्रत्येक विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों, तो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों का निकाल लेंगे टोटल में से घटा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 और उनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो दो प्राकृतिक संख्याएं यही ऑप्शन से ले लीजिए, 120 और 20 है जिनका गुणनफल 2400। अगर एक 12 दूना देखेंगे 2400 यहाँ तो आ रहा है, 8 3 24 यहाँ भी आ रहा है, 75 गुणे 32 करेंगे 6 4 24 यहाँ भी आ रहा है। उनके वर्गों का योगफल भी आपको 5200 चेक करना पड़ेगा। तो ये जैसे अगर सबसे आसान नंबर है उनको पहले चेक कर लीजिए। ये देखेंगे तो 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36 होता है, यानी कि 360 नहीं 3600, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि आपका यहाँ पर 1600। 0 0 12 3 1 4 1 5 5200 आ गया, यानी आपका 60 और 40 वाला ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिनके वर्गों का योगफल भी 5200 है और गुणनफल तो है ही 2400। तो इस तरीके से आप समय बचा करके इसको ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से कट जाएंगी, विभाज्य होंगी। अब 100 और 500 के बीच का मतलब है, सबसे पहले तो आपको 4 5 और 6 तीनों से कटनी है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4
5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? ये तो 2 के कंपैरिजन में आ रहा है, यानी कि ये 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे तो 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से, तो ठीक है, 60 आपका आ गया। अब 100 और 500 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 60 के मल्टीपल में कौन सी संख्या आती है? जैसे 100 के बाद अगली 120 आती है, 6 दूना 12 होता है ना, इसलिए 6 का आप यहाँ से पहाड़ा बढ़ते हुए चलिए, 180 आ जाएगी अगली संख्या, फिर 240 आएगा, 6 6 12 6 18 6 4 24 6 5 30, इसी प्रकार से आप चलते चलिए 6 के पहाड़े के अकॉर्डिंग, 360, फिर 420 और 500 से पहले 480 भी आएगी और 500 ऊपर निकल जाएगी। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर हो गया। बिना कोई फॉर्मूले के डायरेक्ट आपने यहाँ पर जो है कर लिया। तो कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 दिया गया है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो में 70 किलोग्राम में कितना बालू और सीमेंट है। देखिए, अगर 4:1 है तो 4 आपका यहाँ पर बालू हो गया और यहाँ पर 1 जो है वो सीमेंट हो गया। अब इसी से वैल्यू निकालिए, तो 70 गुणे बालू निकालेंगे तो 4 और बटे में दोनों का टोटल 4 1 5, तो 5 से काटिए कितना आएगा? 5 अगन्नम 5, तो उधर गया, 5 चक्कू 20, 14 चक्के आपका यहाँ से निकल करके आ गया 56 किलोग्राम, ये आपका बालू की वैल्यू। और इसी प्रकार सीमेंट निकालेंगे, चाहे तो आप 1 से गुणा करके वैसे भी निकाल सकते हैं, 70 में जितना बचा वो सीमेंट हो जाएगी, 56 अगर घटा देंगे तो कितना बचा? 14 बचा, यानी जो सीमेंट आय निकल करके यहाँ से आ जाएगी वो आपकी 14 किलोग्राम आ जाएगी। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए। बालू मिलाने की बात हो रही है और कह रहा है उसमें बालू और सीमेंट का रेशियो फिर 6:1 हो जाए। अभी जो आपका एक वाला रेशियो है वो सीमेंट का है, तो सीमेंट कितनी है आपने देख ली, 14 किलोग्राम है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि आपको रेशियो ये 6 करना है, यानी इस 14 का जब 6 गुना जो होगा तभी तो ये 6:1 के रेशियो में आएगा। तो 14 गुणे 6 कितना होता है? 84 होता है। यानी कि यहां पर आपको अगर 84 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए आपके समझने के लिए, बालू अभी आपकी है कितनी? अभी बालू आपकी 56 किलोग्राम है, परंतु आपको 6 रेशियो बनाने के लिए कितना चाहिए? 84 चाहिए। तो इस 56 और 84 में कितने का डिफरेंस है? उतना ही तो बालू मिलानी पड़ेगी, यानी 84 में 56 घटा दीजिए, 28 किलोग्राम आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार ये बता देते हैं पॉइंट कि आपका यहाँ पर जो बालू सीमेंट था हमने निकाल लिया, बालू अलग सीमेंट अलग। अब जो रेशियो बन रहा था नया वाला 6:1 अनुपात बन रहा था, पर इसमें कह रहा था कि बालू मिलानी है, सीमेंट जितनी 14 थी पहले 14 ही रह गई है। अब इसका 6:1 रेशियो बनाने के लिए जाहिर सी बात अगर ये 1 है तो 6 वो कितना होगा? इसका 6 गुना होगा, तो 84 है आपको बनाना था। तो पहले थी आपकी 56, उससे आप 84 बना लेंगे, तो उसके लिए आपको 28 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। 20 क्वेश्चन ही कराएंगे, मतलब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। पर तो समचतुर्भुज की अगर बात करें तो इस तरीके से हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं। बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपको चित्र से ही चीजें समझ में आ जाए। विकर्णों की लंबाई दे रखी है आपकी, ये विकर्ण एक हम बना दिया, एक ये विकर्ण हमने बना दिया, और कह रहा है विकर्णों की लंबाई कितनी है? 10 और 24 है। ये एक मान लीजिए कि 10 है टोटल, तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, और ये टोटल 24 है तो ये 12 हो जाएगी और ये आपका 12 हो जाएगी सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बन गया मतलब सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, कर्ण ये हो गई तो इसमें लग जाएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस लग गया मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169, निकल करके आएगा अंडर रूट से बाहर, तो ये निकल करके आएगा 13। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी 13 निकल करके आ गई, ये भी 13 निकल करके आ गई, ये भी 13 निकल करके आ गई, ये भी 13 निकल करके आ गई। पूछ क्या रहा था? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर हमने तो 13 निकाल के ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी कहने का मतलब है ए लिखा हुआ है, तो 4 गुणे 13, तो
13 गुणे 4 कितना हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 52 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। मतलब बेचने पर हानि हो रही, मतलब ये चीज रही ज्यादा की होगी। मतलब समझ रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति है 150 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, उसके बावजूद उसको 25% की हानि हो रही है, तो यानी कि वो चीज ज्यादा रुपए की रही होगी, यानी इसी पर ही 125% निकाल लीजिए आप। कहने का मतलब है कि 150 जो है इसको गुणे और कितने पर है हानि, तो 100 और बटे में आपका 75। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटिए या 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15, 0 50 चौके यहाँ पर 200 आ जाएगा। मतलब वो चीज 200 रुपए की रही होगी, 25% की हानि के बावजूद बाद इसको 150 रुपए की मिल रही होगी। अब ये कह रहा है कि 20% का लाभ अगर कमाना है, तो लाभ इसी पर कमाएंगे 200 रुपए पर, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 200 रुपए पर 20% का लाभ मतलब 120% बटे में आपका 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे और एक 12 दुना हो जाएगा 24, यानी 240 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अगर आप बेचेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी वाला सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और सब मिक्स फॉर्म है और सब बढ़िया बढ़िया लेवल है, और कई बार एज इट इज रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जिसको आप सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोशिश सभी लोग कीजिएगा, गलत सही, क्योंकि मैथ और साइंस, मैथ जो रीजनिंग वाला पोर्शन है कई लोग एकदम इग्नोर कर देते, करते ही नहीं। तो उसको अगर आप छोड़ देंगे तो फिर बिना उसके सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्मल आती है, सरल आती है, तो सब लोग कर ले जाएंगे, और जिनको नहीं आती वो पहले पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपको जरूरी है मैथ और रीजनिंग को भी साथ साथ में लेकर के चलना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4,8,16, क्वेश्चन मार्क, 64, इसमें लुप्त संख्या क्या होगी? 20 होगी या 24 होगी या 28 होगी या फिर 32 होगी? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।